कि हर जानवर का दूध उस जानवर के बच्चे के लिए होता है, उस हिसाब से वो डिजाइन होता है। गाय का दूध जो है वो गाय के बच्चे के हिसाब से डिजाइन है। गाय का बच्चा 6 महीने में 100 kg का गाय बन जाएगा, बड़ा हो जाता है इतना। तो इंसान को 100 kg होने के लिए कई साल लग जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन गाय के दूध में फॉर एग्जांपल ज्यादा होता है, 15 गुना इंसान के बॉडी से। तो जब आप किसी छोटे बच्चे को गाय का दूध पिलाएंगे तो उसकी ग्रोथ उस हिसाब से बड़ी होगी। लेकिन याद रखिए, किसी चीज की ग्रोथ रेट अगर बहुत ज्यादा हो तो उसे कैंसर ट्यूमर भी बोला जाता है, राइट। और फिर हमें अपने बच्चे को इंसान बनाना है, कोई गाय भैंस तो बनाना है नहीं। तो याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय का शिकार जरूर करता है, लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं पीने लगता है। अगर आपको ये लगता है कि दूध बहुत न्यूट्रिशियस है, तो मैं तो ये बोलता हूं कि 1 हफ्ते के लिए, ओनली फॉर 1 वीक, जिंदगी भर तो दूध पिया है ना, तो अगर आपको लगता है कि उससे हड्डियां मजबूत होती हैं तो 1 हफ्ते के लिए छोड़ भी देंगे तो हड्डियां गल तो नहीं जाएंगी। आफ्टर ऑल दूध जिंदगी भर पिया है। 1 हफ्ता तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। 1 वीक यू स्टॉप ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स। खास तौर पे वो लोग जो लोग दवाइयों पे हैं, डायबिटीज की दवाई पे हैं, इंसुलिन पे हैं, बीपी की दवाई है, एंजाइना हो रहा है, राइट, चेस्ट पेन हो रहा है, राइट, तो उनके लिए बोल रहा हूँ। जो तो ऑलरेडी हेल्दी हैं वो तो जो कर रहे हैं वो करते रहे। जो तो हेल्दी नहीं है, जिनको पेन है, डिस्कम्फर्ट है, मेडिसिन पे है, उनको बोल रहा हूं मैं। तो ये अवॉइड करना है। और क्या स्नैकिंग के लिए खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फल 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। धूप में बैठी थोड़ी बहुत देर, 40 मिनट नहीं बैठ सकते तो आधे घंटे, वो भी नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट तो बैठ ही लीजिए। एवरी डे लिटिल बिट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। जैसे ही आप ये करने लगेंगे, जो क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं, जो हमने देखा पिछले 14 सालों में, आप में से भी कितने लोगों ने हाथ रेस किया, हमने देखा पहले 2 या 3 दिन के अंदर अधिकतर पेशेंट्स का ब्लड शुगर की दवाई छूट जाती है। 2 to 3 days, यानी कि अब तो आपको 7 दिन भी नहीं, 2-3 दिन में ही। इसीलिए हम बोलते हैं व्हेन यू स्टार्ट दिस, ये इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड शुगर की दवाई ले रहे हैं वो ब्लड शुगर चेक भी करना जरूरी है। क्योंकि ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा और दवाई भी आप लेते रहेंगे, इंसुलिन लेते रहेंगे, तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। विद इन 3 days to 6-7 days ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ना अधिकतर लोगों की, 80% लोगों की मजबूरी हो जाती है, छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो हाइपो टेंशन हो जाएगा। विद इन 15 days हमने देखा अधिकतर लोगों के जोड़ों के दर्द वगैरह इनमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। द फर्स्ट साइन कि हाँ आराम मिल रहा है, रीजनेबली आराम मिल रहा है। और इसमें हमने देखा है 1 महीने के अंदर, पहले महीने 10% वेट रिडक्शन होता है, फॉलोइंग मंथ 5% वेट रिडक्शन होता है, जब तक कि आपका नॉर्मल बीएमआई नहीं आ जाता। जो लोग मोटे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो तो बहुत पतले हैं या नॉर्मल है उनका और वेट नहीं रिड्यूस होगा, शुरू में जरूर 2-3 किलो कम होता है। तो दैट इज द फूड एज मेडिसिन, कि खाना ही आपकी दवा है। लेकिन आपने क्या किया, एक कदम और आगे बढ़ा लिया। आपने टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन दोनों को जोड़ दिया, कि ये खाना है, उस टाइम के हिसाब से खाना है। अब देखिए, जब ये दो मेडिसिन जुड़ जाएंगी तो आपके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कितनी तेजी से आता है, ये आप तभी एहसास कर पाएंगे जब इसको फॉलो करके देखेंगे, राइट। जिस तरह से अभी सारा काम छोड़ के टाइम लगा के यहाँ पे हैं, आए हैं, ठीक उसी तरह से जो भी मैंने अभी बताया ये करके देखें। 2 मेडिसिन, यानी कि ये 2 मेडिसिन सभी को लेना है। आप में से कुछ लोग जिनके परिवार में या आपके दोस्तों में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट भी होगा फॉर एग्जांपल, राइट। तो जो कैंसर पेशेंट होते हैं, पहली बात तो कैंसर पेशेंट कौन लोग होते हैं ये कैसे पता चलता है, हु आर कैंसर पेशेंट्स, तो वो डॉक्टर बता देता है, राइट। डॉक्टर कैसे बताता है, वो फिर वही वाला टेस्ट करता है कोई, राइट। अब वो टेस्ट करता है तो टेस्ट की रिलायबिलिटी कितनी होती है, इस पे टाइम की पाबंदी है, लेकिन टेस्ट की रिलायबिलिटी जो होती है कैंसर टेस्ट की, वो उतनी होती है जैसे मैंने पहले ही बताया जितना कॉइन टॉस की होती है। जैसे बायोप्सी हो गया, पेट स्कैन हो गया। अगर आप मेडिकल लिटरेचर देखेंगे तो उसकी उतनी ही रिलायबिलिटी होती है। अगर आपको मेडिकल लिटरेचर नहीं देखना है तो आप मेरी किताब पढ़ लीजिए, द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। ये किताब कहाँ मिल जाएगी, वो जो मैंने आपको लिंक बताया था वहां मिल जाएगी, तो फ्री डाउनलोड है, वहां देख लीजिए। और जो वहां पे एविडेंसेस लिखे हैं उससे आप कन्फ्रंट कर सकते हैं उन डॉक्टरों को जिन्होंने टेस्ट कराया, या मुझे भी कन्फ्रंट कर सकते हैं, राइट। तो कैंसर पेशेंट को हम कैसे डायग्नोस करते हैं हमारे हॉस्पिटल जब आते हैं,
दो तीन चीजें हैं, बायोप्सी कभी नहीं करने बोलते हैं, पेट स्कैन कभी नहीं बोलते हैं करने, बिकॉज पेट स्कैन बायोप्सी इतना खतरनाक होता है, उसको करते वक्त भी लोगों की जान चली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसके करने से भी कैंसर आ जाता है। ये इसके भी एविडेंस उस किताब में है, तो मैं किताब का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सारी चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकती, फिर भी आप रेफर कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं, पहली चीज, पहली लक्षण, हीमोग्लोबिन लेवल अगर ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है, 1 महीने के अंदर 5 यूनिट नीचे चला गया, तो यानी कैंसर एक्टिविटी हो रही है। साथ में एक्सट्रीम वीकनेस है, एक्सट्रीम पेन है, कोई ट्यूमरस ग्रोथ है साथ में, तो यानी कि बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी चल रही है। ऐसे पेशेंट को भी हम ये दो मेडिसिन शुरू कर देते हैं जब हमारे हॉस्पिटल, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, राइट। जैसे ये दोनों चीज शुरू कर देते हैं तो उनका वीकनेस कम होने लगता है, उनका दर्द कम होने लगता है, उनकी हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, तो जो क्लासिक सिम्टम्स हैं वो ठीक होने लगे। अब सिम्टम पूरे ठीक हो गए तो हम बोलते हैं कि आप अब स्वस्थ हैं, राइट। सो जो अभी तक 2 दवाइयां मैंने बताई हैं, ये 2 दवाइयां ऐसी हैं जो आप में से हर कोई आराम से ले सकता है, लेना ही चाहिए। एटलीस्ट एक बार करके देखिए, 3-4 दिन के लिए करके देखिए। अब तो मैं 10 दिन से 3-4 दिन पे आ गया है ना, तो 3 दिन का ट्रायल कीजिए, ना 2 दिन ना 4 दिन, 3 दिन। हमारा जो कैंप होता है हर महीने होता है हमारे हॉस्पिटल में, 72 आवर कैंप बोलते हैं। 72 आवर के लिए भर्ती कराते हैं बिकॉज मुझे पता है कि जब हम ये दोनों दवाई देंगे 72 आवर में फर्क आ ही जाना है फॉर 80% पीपल, तो इसीलिए 72 आवर का होता है। तो आप यही चीजें घर बैठ के 2-3 दिन के लिए करके देखिए, फ्राइडे सैटरडे संडे, राइट, 3 दिन का ट्रायल कीजिए। तो ये तो हो गया वो कि जो आप घर पे कर सकते हैं, और जो मॉडरेटली इल पेशेंट है उनके लिए। अब आता है अगला, जो ज्यादा बीमार है उनको हम क्या करते हैं, तो उनके लिए एक और तीसरी दवा है ग्रेविटी एज मेडिसिन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट दवा है। जो क्रिटिकल केस आते हैं हमारे, ऐसे पेशेंट आते हैं ना जो डायलिसिस में ऑलरेडी हैं, राइट, ऐसे पेशेंट आते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे ऑलरेडी डिपेंडेंट है, तो ऐसे पेशेंट आते हैं जो इतने मॉर्फिन डिपेंडेंट है, उनको इतना दर्द है कि भाई वो दिन में 2 बार मॉर्फिन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। तो जब क्रिटिकल पेशेंट हैं, आप में से कोई भी क्रिटिकल नहीं है तभी आप यहाँ पे हैं, जो भी अपने पैरों पे चल के यहाँ पे आप आ रहे, इतनी देर तक बैठ पा रहे, तो आप क्रिटिकल में तो है नहीं ना, क्रिटिकल वाला तो घर बैठा हुआ ना इस वक्त। तो जो लोग यहाँ पे नहीं है उनको हम, अगर हमारे हॉस्पिटल में होते हैं या हमसे मिलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उनको हम तीसरी दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं, वो है ग्रेविटी एज मेडिसिन। तो ये दवाई के बारे में जानकारी ले लीजिए, कभी किसी को जरूरत पड़े तो उनको दिया जा सकता है। ये ग्रेविटी एज मेडिसिन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्रिटिकल केस में तो ये बड़ा लाभ देता है। इसको समझने के लिए इतना समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। समझना यह है कि जैसे मैं अभी खड़ा हूं, तो मेरा हार्ट ब्लड को ऊपर सिर तक पहुंचा रहा है ना, जबकि ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है ना। लेकिन एक संतुलन बनाए कि हार्ट ब्लड को ऊपर फेंक रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, एक संतुलन बनाए तो हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, सब लोग जिंदा हैं। लेकिन कुछ लोगों में जब हार्ट थोड़ा कम काम करने लगेगा, या फिर नॉर्मल हेल्दी इंसान में, आप सब में इंक्लूडिंग मी, अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूं और 20 मिनट तक बिना हिले खड़ा रहूंगा, तो धीरे 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 हमारी जो ग्रेविटी है वो हावी होती जाएगी, हार्ट थोड़ा वीक पड़ता जाएगा, तो ब्लड, सिर से ब्लड वो इकट्ठा होना शुरू होगा पैर की तरफ, और जब सिर में ब्लड कम हो जाएगा तो क्या होगा, इंसान बेहोश हो जाएगा। ये आप सबने अपने बचपन में स्कूल असेंबली में देखा है, देखा ही नहीं देखा? स्कूल असेंबली में बच्चे खड़े अचानक धड़ाम से गिरते हैं, हमें ये लगता है कि बच्चा गिर गया क्योंकि कमजोर है, धूप लगी, कई सारे और वजह सोचते हैं। मेन वजह क्या है, कोई भी इंसान, आप करके देखिए थोड़ी बहुत, कभी खड़े रहेंगे ऐसे बिना हिले, तो धीरे 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 आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हेल्थ खराब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, वॉल्यूम कम है, हाँ वॉल्यूम थोड़ा बढ़े। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पोस्चर है व्हेन यू स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड, राइट, तो ये सभी के साथ ही होगा। स्कूल में उन बच्चों के साथ होता था जो डिसिप्लिन बच्चे हैं, जय टीचर ने बोला सावधान खड़े हो जाओ, वो सावधान। जो तो थोड़े नटखटी हैं वो तो हिलते डुलते रहते हैं, तो वो कभी नहीं गिरेंगे, राइट। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये समझाने के लिए कि ग्रेविटी का आपके बॉडी में एक रोल है, और वो रोल को समझ के हम ग्रेविटी को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज ग्रेविटी इन आवर फेवर। तो याद कीजिए वो समय जब कोरोना का दिन था, जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, आपको याद आ रहा है? लोग
अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर भर भर के रखते थे, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, तो उन कुछ लोगों की बॉडी उस ऑक्सीजन को क्यों नहीं ले पा रही है, उनको सिलेंडर क्यों जरूरत पड़ रहा है। उस वक्त हमारा कोविड सेंटर था 1100 बेड का, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर, राइट। यहाँ तो अहमदनगर में था वो। हमारे हॉस्पिटल में कोविड सेंटर में जब पेशेंट आते थे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, हमें ये पता है कि इस वक्त आप जो सांसें ले रहे हैं वो ऑक्सीजन नहीं है, एयर है। ऑक्सीजन एक छोटा हिस्सा है। अगर आप प्योर ऑक्सीजन सांसों से लेंगे तो उससे लंग में निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया से ही तो बचना है ना। तो ये प्रैक्टिस जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना, इससे इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता, यानी कि इसको हटाना पड़ेगा, उसकी सांसों को, उसकी ब्रीदिंग खुद ब खुद होनी चाहिए। हम क्या करते थे ऐसे पेशेंट को, आज भी हम अपने हॉस्पिटल में यही करते हैं, ऐसे पेशेंट को हम ग्रेविटी एज मेडिसिन, तीसरी मेडिसिन दे देते हैं। कैसे देते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, हाउ वी डू इट। अब मान लीजिए जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो ये आप बैठे हैं, मैं भी इसको मैं थोड़ा इधर कर लूं क्या, स्क्रीन चालू कर दो, स्क्रीन चालू कर दो। तो बैठे हैं आप, मैं भी ऐसे बैठा हूं। अब आप गौर करेंगे कि पेशेंट जो है, जो टीवी में आपने देखा था, सांसें नहीं फूल रही उनकी, वो गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, है ना। तो पेशेंट अक्सर गाड़ी के पहले सीट पे या पीछे वाली सीट पे ऐसे ऐसे और ट्राइंग टू ग्रास्प द ब्रीथ ऐसे लेटे होते हैं। इस वक्त जबकि आप सब हेल्दी हैं, अगर अपने पोस्चर को अभी ऐसे कर लेंगे तो आपकी सांसें आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप चाहे तो करके देखिए, जैसे ऐसे करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ कंफर्टेबली। क्यों, जैसे हम ऐसे करते हैं तो जो हार्ट है वो ऊपर आ गया, लंग नीचे आ गया, लंग की जो कैपेसिटी है 20% रिड्यूस हो गई, और जिससे हार्ट नीचे क्यों आएगा, ग्रेविटी ने नीचे खींचा, आफ्टर ऑल हार्ट ऊपर है, तो इससे आप में ब्रेथलेसनेस आ जाएगा। हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं कि भाई इसका ठीक उल्टा, आप ऐसे जैसे बैठेंगे, ऐसे बैठते ही हार्ट नीचे आ गया, लंग ऊपर है, तो लंग को स्पेस मिल गया, खुल गया, राइट। हार्ट नीचे क्यों आया, ग्रेविटी इज पुलिंग इट। तो आप ये पोस्चर में आप गौर करेंगे, आपकी खुली सांस आ रही है। फिर ऐसे कीजिए, आपकी सांस अभी के भी रुक जाएगी, फिर ऐसे कीजिए, आपकी सांस आने लगे। तो ये जो है, जो पोस्चर है, इट मेक्स द होल डिफरेंस कि किस पोस्चर में आप बैठे। आप हमेशा गौर करेंगे, जब भी कभी कोई पेशेंट लेटा होगा कहीं भी हॉस्पिटल में, तो वो किस पोस्चर में लेटा होगा, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए इसको थोड़ा आगे ले, या कैमरे से वो दिखेगा, कैमरा आ जाएगा वहां पे, आ गया ना। अब आप देखिए, ये आपके समझाने के लिए, ये डॉल दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये डॉल लेटी है, आप देख रहे हैं, ये इंसान ऐसे जब लेटता है तो हार्ट ऊपर है, ऊपर है ना, लंग नीचे है। इस पोस्चर में लंग की कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड बाय 20%। जिसका लंग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है उसके लिए सांसें लेना और तकलीफदायक। हमारे हॉस्पिटल में आज भी, या तब कोविड सेंटर में भी हम ये करते थे कि डॉक्टर ने बोला इनको वेंटिलेटर पे इमीडिएटली ले जाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर पे है। हमने वेंटिलेटर को तो मना कर ही दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर पे हटा दिया, अब वो सांसें कैसे लेगा। हम यूज करेंगे ग्रेविटी। हम ग्रेविटी कैसे यूज करेंगे, जैसे ही हमने पेशेंट के पोस्चर को उल्टा कर दिया, ये यानी कि पेट के बल पेशेंट को जैसे ही हम लिटाते हैं, आप गौर करेंगे, इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन, प्रोन वेंटिलेशन। इस पोस्चर में जैसे ही लिटाया, SpO2 चेक करेंगे, उसके सिम्टम देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर इंप्रूवमेंट आ गई, जबकि हम ऑक्सीजन सिलेंडर हटा चुके हैं, राइट। तो हमने सिर्फ एक चीज किया, प्रोन वेंटिलेशन, उसके पोस्चर को लिटा। जब भी किसी को सांसें ना आ रही हो, तो तब जब वो पेट के बल लेटने लगेगा, और अगर बैठा है तो आगे झुक के बैठेगा, तो सांसें आने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। ये एक छोटा सा साइंस है, इसको समझना होगा। और अगर तब भी ना हो तो एक और साइंस इसमें जोड़ देते हैं। एक छोटा सा फैन, जो चाइनीज फैन आता है, उसको लेके पकड़ा देते हैं, और जब उसकी हवा यहाँ लगती है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर है जो लंग को खोलता है, तो जब हवा पड़ती है तो रिसेप्टर स्विच ऑन होता है, जिससे लंग को ओपन होता है। तो पंखा हमारे हॉस्पिटल जगह जगह पे लगा हुआ है, पेशेंट को पकड़ाया या नर्स ने पकड़ लिया, और
लंग खुल गया, सांसें आने लगती। अब पीछे नहीं आ रही तो देखिए, आई ट्राई टू स्पीक लाउडर। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब वो कोरोना का जो दौर था तो हमने अपने लोगों को बोल दिया ये फैन और पंखे थोड़ा खरीद के रख लो, जो पैनिक करेगा उसको पकड़ा दो, ठीक होने का उसे ले लो, ये सब चलता रहा। और हमारे हेल्पलाइन नंबर भी तब था, जो आज भी है, कि रात को फोन कर रहे हैं कि पेशेंट ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सांसें नहीं ले पा रहा है, हम बोलते हैं ये कराओ, तो पेशेंट मान नहीं रहा, हॉस्पिटल जाना चाहता है। हमने कहा तो ले जाओ हॉस्पिटल, तो पेशेंट को आगे बिठा देना, आगे बिठा दिया, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि पेशेंट को बोलो खिड़की खोल के देखे बाहर कि हॉस्पिटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब पेशेंट खिड़की खोल बाहर देखेगा, वो हवा उसके पड़ेगी, और पड़ी हवा पड़ते ही लंग खुलेगा और वो बोलेगा हॉस्पिटल तो आ गया लेकिन मैं ठीक हो गया, वापस चलो। तो इस बात को अगर आपको समझना है तो जो किताब है स्विच 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन, ये किताब पढ़ेंगे तो इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का मेडिकल रेफरेंस, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मैंने आपको अभी बताया किस तरह से लंग को ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करता है और किस तरह से ग्रेविटी का उपयोग करके हम लंग को खोल सकते हैं। ठीक इसी तरह से बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करता है और सारे ऑर्गन को हम मदद दे सकते हैं ग्रेविटी को यूज करके। अब हम बात करते हैं किडनी के पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं। किडनी के पेशेंट कैसे पहचानेंगे, दो लाइन में बता देता हूँ। किडनी के पेशेंट अक्सर बोलते हैं क्रिएटिनिन बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, वो उस बातों में जाएंगे तो आप एक टेस्ट के फ्रॉड में फंस जाएंगे। किडनी को पेशेंट को पहचानते हैं हम, मान लो कोई पेशेंट आता है या इंसान आता है, बोलता है कि मैं किडनी का पेशेंट हूँ, सबसे पहले नजर पड़ती है उनके पैरों पे, पैर में सूजन दिख रही कि नहीं, जितनी दूर है मैं आपसे हूँ इतनी दूर से दिख रही कि नहीं, लेंस लेके देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्लियरली अगर दूर से ठीक ठाक स्वेलिंग दिख रही है, ये है पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम, ब्लड प्रेशर दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, 200/100। तीसरा, उसका पेशाब पूरे 24 घंटे में 500 ml से भी कम, आधा लीटर से भी कम। तीसरा। चौथा, अक्सर खुजली होती है, उल्टी होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, इस तरह के। अगर ये सारे सिम्टम हैं तो ये असली किडनी पेशेंट। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? इनमें सबसे पहली चीज जो हमें ठीक करनी है, उसकी पेशाब के आउटपुट को बढ़ा दो और सूजन को घटा दो। तो जब पेशाब का आउटपुट बढ़ेगा, सूजन घटेगी, तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। तो ये कैसे करते हैं हम? इसके लिए हम करते हैं व्हाट वी कॉल एज हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट, हेड डाउन टिल्ट क्या है? दोबारा स्क्रीन पे आ जाना। आप कभी हमारे हॉस्पिटल आइए तो आप देखेंगे कि ये बेड आप देख रहे हैं, राइट? इस बेड में पेशेंट को लिटा दिया, इस बेड को मैंने इंक्लाइन कर दिया बाई 10 डिग्री, 3 ईंटें यहां रख दी, तो इंक्लाइंड हो गया ना बेड, पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचे की तरफ। ऐसे जब पेशेंट 2 घंटे लेटते हैं तो 2 घंटे के अंदर उनका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, उनकी स्वेलिंग कम होने लगती है। ये दोनों चीज जब वो हासिल कर लेते हैं और लगातार ऐसे अगर 15 दिन 20 दिन तक रोज 2-2 घंटे कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि वो जो सिम्टम्स थे, जो क्लासिक सिम्टम ऑफ किडनी, वो गायब हो जाते हैं। ये भी एक ऐसी चीज है जो घर पे ही कर सकते हैं। तो पहले तो जब पेशेंट फोन करते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले तो ये घर पे करके देख लो, अगर तो आप ये रिजॉल्व हो जाता है आपके सिम्टम्स, तो आने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आने की जरूरत। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमने बेड को टिल्ट किया, हमने ग्रेविटी को यूज किया। जब मैं खड़ा हूं तो मेरा ग्रेविटी नीचे काम खींच रहा है, मेरा हार्ट ऊपर खींच रहा है, ऐसे हो रहा है ना। लेकिन जब इस पोस्चर में लेट गए तो हार्ट के डायरेक्शन में ग्रेविटी आ गई, राइट? तो ग्रेविटी एंड हार्ट आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट? जब सेम डायरेक्शन में आ गई तो जो पैरों का जो ब्लड है वो किडनी में जाके पूल होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। तो जब किडनी में इकट्ठा होगा तो किडनी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे पेशाब बढ़ गया, सूजन घट गया, ये दोनों के होने से ब्लड प्रेशर घट गया, ये तीनों के होने से ब्रेथलेसनेस घट जाएगी, राइट? बॉडी के अंदर बोझ घटेगा तो ब्रेथलेसनेस घट जाएगी, और ये सारे ठीक हो गए। यानी कि किडनी का पेशेंट जो कि आपके दिमाग में बिठाया गया कि भयंकर बीमारी है, डायलिसिस ट्रांसप्लांट का कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका ये
सॉल्यूशन है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई मेरी बनाई हुई टेक्निक नहीं है, ये साइंटिफिकली पहले से ही प्रूवन है। और वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स अगर आपको चाहिए, जो किताब मैंने आपको दिखाई उसमें पढ़ लीजिए, 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन जो किताब है। तो ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रेविटी एज मेडिसिन, कि आप ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं अपने इलाज के लिए, राइट। तो इसके बाद लेकिन ये सभी को जरूरत नहीं है। अगर कोई किडनी पेशेंट में बताया, कोई लंग पेशेंट में बताया, कोई इस तरह की परिस्थिति आ गई जो इमरजेंसी परिस्थिति बताया, तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में मैनिपुलेटिंग द बॉडी, हम उसको एक रिलीफ दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का पेशेंट है। गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज क्या है कि डकार आना, या फिर वो गैस बनता है तो चेस्ट में पेन होता है, लगता है जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। इस तरह का कोई पेशेंट हो, जब इस तरह का कोई पेशेंट होता है तो उनको हम बोलते हैं HUT, हट, हेड अप टिल्ट, राइट। दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट अगर आपके पास हैं तो ये बेड में आप सो रहे हैं, हम क्या करते हैं उनके बेड को थोड़ा सा सिर के यहां से टिल्ट कर दिया, एक एक ईंट लगा दी 3-4 डिग्री एंगल पे, राइट। अब उनको बोलते हैं कि यही आपका बिस्तर है, रात भर इसी में सोना है। जब ऐसे सोते हैं तो जो गैस्ट्रिक है वो ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है ऑलरेडी, वो इंक्लाइंड है, वो फ्लैट नहीं है। फ्लैट में तो आएगा क्योंकि हमारे यहाँ जो वॉल्व है वो वॉल्व हम सबका वो फूड को ऊपर नहीं आना देता, लेकिन कुछ लोगों का वॉल्व खराब हो गया है तो उनका ऊपर आ जाता है। लेकिन जब उनको इस पोस्चर में हर दिन सुलाते हैं, हर रात सुलाते हैं, तो वो वॉल्व को टाइम मिल जाता है अपने आप को रिकवर करने का, और ग्रेविटी की मदद से वो जो फूड है वो ऊपर भी नहीं आ रहा। तो एक दिन में अगर आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखता है तो यानी कि आपके बेड के नीचे तो भाई एक तरफ ईंटें लगेंगे, एक एक ईंट, राइट। तो मैंने आपको बताया कि स्टमक के केस में, किडनी के केस में, लंग के केस में, हाउ ग्रेविटी बिकम्स द मेडिसिन। सोचिए जरा कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एक ऐसी चीज ग्रेविटी जो दुनिया में हर जगह अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, राइट। बस इसी तरह से ग्रेविटी को कई सारे और तरह से हम यूज करते हैं अलग अलग, लेकिन मुख्य जो मैंने आपको बताया वो ये है। तो अब बात करते हैं द नेक्स्ट मेडिसिन। मैंने आपको बोला 5 मेडिसिन बताऊंगा, तो हम 3 पे पहुंचे अभी तक, राइट। चौथा मेडिसिन है हीट एज मेडिसिन। जहां कहीं भी हीट पहुंचा दें वहां की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हीट एज मेडिसिन की बताता हूं, मुझे लगता है जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये आपके साथ सबसे ज्यादा काम आएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ, किसी भी बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसी में, अभी तक हम बता रहे थे लाइफ स्टाइल, आता है इमरजेंसी कंडीशन में हीट को यूज कर सकते हैं। हम हीट को यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, या फिर हम पेशेंट को बताते हैं वो घर पे कर ले। मान लीजिए कोई ताकतवर से ताकतवर प्राणी, हाथी फॉर एग्जाम्पल, गेंडा, देखिए देखिए अब दोबारा आ गई, तो दूसरी माइक है तो उसमें देखते जरा, क्या पता इसमें ठीक, क्या इसमें आवाज जा ठीक है, अब ठीक है, ठीक है ठीक है, उसमें गड़बड़ था, दोनों ही रहने देते हैं। तो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी दिमाग में सोच लीजिए, गैंडा, हाथी, अगर उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को हटा देते हैं, क्या वो ताकतवर प्राणी जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वॉट एवर मे बी द एनिमल, वो जिंदा नहीं रह सकता, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक इसी तरह से 40 डिग्री के ऊपर के टेम्परेचर में किसी भी तरह का वायरस जिंदा नहीं रहता है, वेरी सिंपल, राइट। तो जब भी आपके बॉडी में कोई भी इंफेक्शन आ जाता है, वायरल इंफेक्शन जिसे इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, कोई लोग कोरोना बोलते हैं, कोई लोग कफ एंड कोल्ड बोलते हैं, तो अगर आप आधे घंटे के लिए अपने बॉडी में 40 डिग्री टेम्परेचर, जिसे हम बोलते हैं हीट एज मेडिसिन, दे दें, तो आप इजीली यू कैन कम आउट ऑफ द फीवर। मैं आपको एक्सपेरिमेंट किस तरह से करते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, या घर पे आप किस तरह से कल से करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है आपके। इसमें हमें क्या करना है कि एक बाल्टी लेनी है, ये रहा बाल्टी छोटा सा, राइट, और बाल्टी के अंदर पानी
स्क्रीन लगाओ यार। बाल्टी के अंदर पानी होगा 42 डिग्री सेल्सियस। ये 42 याद कर लीजिए। 40 एक थर्मोमीटर खरीद लीजिए कहीं से, ताकि 42 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, ठीक ठाक गर्म होता है। इतना नहीं कि आपके स्किन को जला देगा, लेकिन इतना कि आपको फील कराएगा बहुत गर्म। और मान लो अगली बार कभी किसी को फीवर होता है, बुखार, अरे बुखार हो गया, तो फास्टेस्ट तरीका बुखार को ठीक करने का, आधे घंटे में अगर आपको ठीक होना है तो 42 डिग्री सेल्सियस पानी इसमें डाला बाल्टी में, और आप बैठ गए दोनों पैर लेके, और आप बैठ गए आधे घंटे के लिए, राइट। तो जब आप इस तरह से बैठेंगे, हर 5 मिनट में आपका पानी भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना, तो 5 मिनट में एक और बाल्टी रखा, और हर 5 मिनट में एक मग पानी रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि और ज्यादा गर्म है, सो एज टू मेंटेन द टेम्परेचर टू 42 डिग्री। 30 मिनट अगर आप करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपका जो फीवर था वो गायब हो गया। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, एक तो पहले से ही बुखार है, ऊपर से मैं बॉडी को और गर्मी दे रहा हूं। यही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको समझना पड़ेगा, कि जो फीवर है वो अपने आप में बीमारी नहीं है, हमें पता है, वो बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। जब किसी को वायरल या बैक्टीरियल अटैक होता है, जब इन्फेक्शन आता है, तो बॉडी उस इन्फेक्शन को मारने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, और वो जो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन आपके शरीर को उस टेम्परेचर को बढ़ाए रखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो कहां से मिलता है, बॉडी से ही मिलता है। और बॉडी की ऊर्जा टेम्परेचर बढ़ाने में लग जाएगी तो आप कमजोर फील करने लगते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बॉडी को बोला, भाई आपको गर्मी चाहिए ना, तो अगर गर्मी चाहिए तो मैं गर्मी देता हूं, राइट, सपोर्ट करने के लिए, फीवर, आर्टिफिशियल फीवर। तो दोनों पैर को, टांगों को हमने बाल्टी में रखा। टांगों को ही क्यों रखा, क्योंकि जिस तरह से ये एक हार्ट है, मेडिकली आपका जो काफ मसल है, पिंडली जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेकेंड हार्ट, दिस कॉल्ड सेकेंड हार्ट। जब आप चलते हैं, हिलते डुलते हैं, तो जितना आपका हार्ट का एक चैम्बर ब्लड इजेक्ट करता है, उतना ही ब्लड इजेक्ट करता है आपके दोनों काफ मसल्स। तो ये सेकेंड हार्ट है। तो जैसे ही वो सेकेंड हार्ट, ये वाला पोर्शन पानी में डूबा, तो यहीं सारे ब्लड वेसल है, तो ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर आपका फीवर गायब। इसमें कई सारे ट्रायल्स हुए, और ये देखा गया, पैरासिटामोल जितनी तेजी से आपका टेम्परेचर घटाता है, उससे ज्यादा तेजी से ये घटाता है। पैरासिटामोल का असर चले जाने के बाद दोबारा फीवर आ जाएगा, लेकिन ये अक्सर एक बार करने के बाद फीवर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वायरस तो मर ही चुका पूरा। तो ये, इसे हम कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, हीट एज मेडिसिन। ये कैसे, कहां काम आएगा, ये सिर्फ एक जगह काम नहीं आएगा, कई जगह काम आएगा। मान लो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया किस दिन, और दवाई नहीं लेना चाहते हैं, तो भी आप लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करेंगे, हीट एज मेडिसिन करेंगे, तो अबाउट 10 to 20 mmHg ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है। ये हम देखते ही अपने हॉस्पिटल में अक्सर। तो ये अगर किसी दिन नींद नहीं आ रही हो, तब आप ये करेंगे आधे घंटे तक, तो नींद आने लगेगी। कैसे नींद आएगी, जब आपने ये किया तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, जब करना छोड़ दिया तो टेम्परेचर दोबारा से, टेम्परेचर जब डाउन होने लगता है, दैट गिव्स यू द ट्रिगर ऑफ स्लीप। दो चीजें होनी चाहिए बॉडी में, तो आपकी स्लीप आएगी, ब्लड प्रेशर डाउन, टेम्परेचर डाउन, राइट। जब आप ये कर रहे होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा। क्यों, क्योंकि जब आप गर्म पानी में सेकेंड हार्ट को रखते हैं, तो आपका ब्लड वेसल डायलेट हो रहा है, खुल रहा है। जितना ये खुलेगा उतना ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, राइट। तो एक ही तीर से कई निशाने लगा रहे हैं आप। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, जिसे अच्छा नहीं लग रहा, बोलता अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे बोलते हैं, तब आप आधे घंटे के लिए करेंगे, तो आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपका बॉडी एक, अगर बॉडी में फिजिकल एक है, थकावट हो जाती है कई बार पूरा दिन काम करने के बाद, तो शाम को जाके आप आधा घंटा करके देखिए, एक ही बार करके देखिए, एक ही बार में अगर आपको फायदा होना है, एक ही बार में दिख जाएगा, अच्छी तरह से दिख जाएगा। तो अगर आप में स्ट्रेस है, इट विल हेल्प टू रिड्यूस। अगर आप में बॉडी एक है पूरे दिन के फैटिग के बाद, इट विल हेल्प टू रिड्यूस। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद आने में करेगा। अगर आपको फीवर है, वो तो है ही है। तो आप देख रहे हैं कि हीट एज मेडिसिन,
राइट, किस तरह से हीट आपके लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। कई बार जो ऐसे पेशेंट हैं जिनके बॉडी में कैंसर के पेन होते हैं, तो उनको भी हम बोलते हैं यूज दिस एज मेडिसिन। ये कैसे आपके बॉडी के पेन को कम करता है। सेकेंड हार्ट पानी में जब डूब जाएगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बड़ी तेजी से बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो बॉडी के अंदर कई सारे इम्यून एक्टिविटी स्विच ऑन हो जाते हैं, जिससे आपका जो पेन का जो सेंसेशन है वो लिटरली कम होने लगता है। तो जो मैंने कंडीशंस बताए, ये कंडीशन अगर कभी आप में होती है, चाहे बीपी है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो बुखार हो, राइट, तो इनमें से या वो नींद का ना आना हो, एक बार करके देखिए, 30 ही मिनट लगेंगे और एक बार में आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना पावरफुल टूल हो सकता है, हीट एज मेडिसिन, राइट। तो कई बार हम दो मेडिसिन को जोड़ देते हैं, ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड हीट एज मेडिसिन। अभी तक हमने कितनी मेडिसिन की बात की? 4, राइट। तो बहुत क्रिटिकल पेशेंट जब आते हैं तो हम चारों को जोड़ देते हैं। मान लो हमारे पास डायलिसिस का पेशेंट आया जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। क्या आपने कभी देखा कि डायलिसिस की पेशेंट की डायलिसिस छूट गई? कभी नहीं छूटती। हर दिन और बुरा हो जाता है, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, फिर बोलेंगे अब ये भी नहीं काम करता, ट्रांसप्लांट कराओ, ये तो मरो। यही होता है। तो ऐसे पेशेंट को, अगर आपके आसपास ऐसा पेशेंट है तो उनको ये बात दिखाइएगा। हम ऐसे हॉस्पिटल में करते हैं, बट इंटरेस्टिंगली ये घर पे भी किया जा सकता है। हम ये चारों दवाइयों को एक साथ जोड़ देते हैं। टाइम एज मेडिसिन क्लियर हो गया, फूड एज मेडिसिन क्लियर हो गया, राइट। और बाकी 2 मेडिसिन को कैसे जोड़ते हैं ये इंटरेस्टिंग है। इसे हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंटरेस्टिंग है। हॉट वाटर इमर्शन वाला वीडियो है, हॉट वाटर हॉस्पिटल, आप जाके देख लो। तो ये हम हॉट वाटर इमर्शन में क्या करते हैं, इसमें इधर भी दिखाएंगे, मैं इधर हाथ से भी दिखा देता हूं साथ में। एक बाथटब, अब वीडियो दिखा दो वहां से। लाइव तो मैं हाथ से दिखा रहा हूं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। तो आप देखिए, ये बाथटब है। बाथटब में हम बिठा देते हैं पेशेंट को। ये पेशेंट बैठा हुआ है बाथटब में, और बाथटब में पानी यहां तक है, राइट। और पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए 40 डिग्री। डायलिसिस का पेशेंट जब इस तरह से बैठ जाता है पानी के टब में जिसमें 40 डिग्री सेल्सियस का पानी हो, और ऐसा वो 2 घंटे तक अगर बैठ पाता है, राइट, इतना टाइम है, तो इसे बोलते हैं सेल्फ डायलिसिस, ऑटो डायलिसिस। उसकी डायलिसिस कुछ दिनों में धीरे धीरे छूट जाती है। कैसे छूटती है इसको आपको समझना है। जब इस तरह से पानी में बैठते हैं तो 2 तरह की मेडिसिन वो ले रहा है, हीट एज मेडिसिन, एंड दूसरा मेडिसिन कौन सा है? ग्रेविटी एज मेडिसिन। किस तरह से ले रहा है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। मेडिकली स्किन को बोलते हैं द थर्ड किडनी, आपको पता होगा। आप पेशाब का सैंपल लीजिए और पसीने का सैंपल लीजिए, लैब टेस्ट कराएंगे, दोनों में सेम ही चीज मिलेंगी। पेशाब में और आपके पसीने में दोनों में क्रिएटिनिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, यूरिया मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, शुगर मिलेगा। तो आपका पेशाब के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इज वेरी सिमिलर टू द इंग्रेडिएंट ऑफ योर आपके पसीने का, आपके स्वेट का, राइट। इसीलिए स्किन को बोलते हैं थर्ड किडनी। जिनकी दोनों किडनी फेल हो गई है उनकी तीसरी किडनी हम एक्टिवेट करते हैं बाय यूजिंग फूड एज मेडिसिन एंड बाय यूजिंग बाय यूजिंग ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड हीट एज मेडिसिन। अब देखिए, मान लीजिए ये बाथटब है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पानी यहाँ तक है, गर्दन तक, नीचे शोल्डर तक है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पेशेंट्स में, तो ये सारे किडनी पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पे जाते थे एक टाइम पे, और जब इस तरह से बैठे जैसे आप देख रहे हैं, तो जो पार्ट पानी के ऊपर है उस पार्ट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना आपके है, जितना मेरे है। जो पार्ट बॉडी पानी से नीचे है, पानी से नीचे यानी कि पानी में जो पार्ट इमर्स्ड है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर। तो बॉडी के 2 हिस्से हो गए, और निचले हिस्से में प्रेशर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऊपर वाले हिस्से में, और सबसे ज्यादा प्रेशर आपके पैरों में, क्योंकि वो सबसे डूबा हुआ है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है along with the heat,
ये दोनों चीज जब एक साथ हो जाता है तो आपका जो स्किन है वो थर्ड किडनी का काम करने लगता है, दैट वर्क्स लाइक ए किडनी। तो आपके स्किन के अंदर से, स्किन के पोर्ट से एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा फ्लूइड वो बाहर निकलने लगता है। इसीलिए 2 घंटे बाद जब इन पेशेंट्स को मैं पानी के उठने के बाद दोबारा उनका वेट चेक करता हूं तो देखता हूं उनका वेट 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलो भी 2 घंटे के अंदर ही कम हो गया। वो जो वेट कम हुआ वो वाला वेट था जो किडनी रिलीज नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए वो डायलिसिस कराता था। लेकिन ये वेट किडनी कभी भी ठीक नहीं है, इसका मतलब अगले 2 दिन में या 1 दिन में दोबारा से वेट बॉडी एक्यूमुलेट कर लेगा। तो हम बोलते हैं कल फिर कर लेना ये वाला 2 घंटे के लिए, परसों फिर कर लेना। तो जब हम रोज रोज करते हैं तो किडनी को मौका मिलता है टू रिवाइव, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं करा रहे पेशेंट को, साथ में उसको टाइम एज मेडिसिन और फूड एज मेडिसिन भी करा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया था फूड एज मेडिसिन में कि किडनी पेशेंट के लिए क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया कि इट इज हेल्पफुल टू रिवाइव द किडनी। एक तरफ तो किडनी को रिवाइव करने के लिए फूड एज मेडिसिन एंड टाइम एज मेडिसिन है, और दूसरी तरफ उस वक्त बॉडी के सपोर्ट के लिए, डायलिसिस से बचने के लिए हमने हॉट वाटर इमर्शन ये करा दिया। आप हमारे किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से कई सारे टब बने हुए हैं और उसमें पेशेंट को हम 2 घंटे के लिए बिठाते हैं। शुरू में जब हम बिठाते हैं तो सिर्फ यहीं तक पानी होता है, क्योंकि यहां तक पानी में बैठना आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। मतलब जब आप बैठेंगे आपको लगता है बैठना ही तो है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जब आप बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि मानो जैसे कि आप जिम में दौड़ रहे हो, उतनी थकावट होती है। क्योंकि आप तो स्टेशनरी बैठे हुए हैं, लेकिन जब इसमें बैठते हैं, इस तरह से सिचुएशन बैठते हैं, तो आपका कार्डियक आउटपुट 20% बढ़ जाता है, सिमिलर टू जब हम दौड़ते हैं। तो थोड़ी देर में ही आप हांफने लगेंगे। जब आप हांफने लगे हम बोलते हैं कि तब आप वहां से उठ जाओ। लेकिन हर दिन आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। एक टाइम आता है 10-15 दिन में जब 2 घंटे तक भी आराम से बैठ लेते हैं। जितना ज्यादा बैठेंगे हम 2 घंटा बोलते हैं मैक्सिमम टाइम पर डे, राइट। कोई बोलेगा इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप सोचिए सही, हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस कराने जा रहा है तो उसमें भी तो टाइम लग रहा है, बल्कि उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। और डायलिसिस में ये कोई प्रॉमिस नहीं कि वो ठीक हो जाएगा एक दिन, प्रॉमिस ये है कि वो और ज्यादा डिटोरेट करेगा। इसमें तो ये प्रॉमिस है कि वो ठीक भी हो जाएगा, पैसा भी नहीं लग रहा, घर पे ही करना है, नुकसान कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमने 2 तरह की दवाइयों को कंबाइन कर दिया, हीट एज मेडिसिन एंड ग्रेविटी एज मेडिसिन। तो बेसिकली टोटल 4 तरह की मेडिसिन है। मान लो जो हमारे कैंसर पेशेंट हैं जो बहुत ज्यादा पेन में होते हैं, किसी भी तरह के कैंसर पेन में, उनको भी हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन में बैठ जाओ, दिन में 2 बार बिठाते हैं 1 घंटे के लिए। तो इक्विवेलेंट टू मॉर्फिन से जो पेन रिलीफ मिलता है उसके लगभग बराबर काम करता है। मॉर्फिन की प्रॉब्लम क्या है कि उसमें साइड इफेक्ट है, इसमें साइड बेनिफिट है, राइट। तो हमने शुरू में ही बात की थी कि व्हाट इज द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, जो सेफेस्ट हो, जो फास्टेस्ट हो, राइट, जो एविडेंस बेस्ड हो एंड इकोनॉमिकल भी हो। इन सबके एविडेंस के लिए मैं साथ साथ बुक का भी रेफरेंस देता जा रहा हूं, क्योंकि एविडेंस अदरवाइज अगर मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। वो बुक देखेंगे सारे एविडेंस बेस्ड है, राइट। ये जो बता रहा हूं ये सारे एविडेंस बेस्ड है, और एविडेंस कलेक्ट करके फिर हमने अपना प्रोटोकॉल बना दिया है जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से नाउ वी हैव द 4 मेडिसिन। अब एक आखिरी मेडिसिन रह गया, द 5th मेडिसिन, दैट इज अर्थ एज मेडिसिन, राइट। या हम बोलते हैं, हाँ पीपीटी लगा दो, पीपीटी लगा दो, 0 वोल्ट मेडिसिन। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो सारे जानवरों के पास है, इंसान को छोड़ के। इसीलिए पूरे दुनिया में जब भी कहीं अर्थक्वेक होता है सिर्फ इंसान मरते हैं। गौर किया कभी आपने? जानवर नहीं मरते। जानवर अर्थक्वेक से कुछ दिन पहले से भागना शुरू कर देते हैं, वो जगह खाली कर देते हैं। चींटियां कुछ महीने पहले कुछ महीने पहले से अपना रास्ता बदल देती है, वो जगह छोड़ देती है, राइट। पक्षी वहां से गायब हो जाते हैं। दुनिया के जितने सारे जानवर प्राणी हैं, और इसे हम बोलते हैं 0 वोल्ट एज मेडिसिन। इसको दुनिया के जितने सारे प्राणी हैं वो सारे प्राणी को पहले से ही पता होता है कि अभी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली, तो उससे पहले भाग लो यहाँ से, और वो नहीं मरते हैं। जो जानवर इंसान ने बांध रखे हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन वो भी छटपटाते हैं, उनकी बिहेवियर में चेंज आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान देखता है, जैसे 1978 में हुआ था चाइना में, कि जानवर गांव को खाली करके जा रहे हैं, तो इंसान को समझ आ गई कुछ तो गड़बड़ है, इंसान ने भी जानवर के साथ भाग गए।
और वहां बहुत भयानक अर्थक्वेक आया उसके बाद, ना तो जानवर मरे ना इंसान मरे। तो हम इंसान अपने आप को समझते हैं कि हम पृथ्वी के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बीइंग हैं। अगर ऐसा है तो जहां पे लाइफ एंड डेथ की बात आती है तो वहां इंसान को समझ क्यों नहीं आता, बाकी जानवरों को कैसे समझ आ जाता है? यही बात हम कर रहे हैं। इसे आप बोल सकते हैं जीरो वोल्ट मेडिसिन। जीरो वोल्ट मेडिसिन बड़ा ही सिंपल है। आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लो ये फोन है और ये फ्लाइट मोड में है, राइट? फोन को मैंने फ्लाइट मोड में किया हुआ है ताकि यहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। और अब इसके बाद जैसे अभी राजेश जी ने बताया कि इसके बाद मेरी फ्लाइट है, मैं विदेश जा रहा हूँ, फैमिली ट्रिप में जा रहा हूँ। तो अब ये फ्लाइट मोड में है, यहाँ जो भी टाइम है मान लो 12 बजे दिखा रहा है। अब जहां जिस भी कंट्री में जाऊंगा और फ्लाइट मोड पे ही अगर रहेगा तो टाइम कौन सा दिखाएगा? यहीं का दिखाएगा ना। अगर मैं फ्लाइट मोड को हटाऊंगा नहीं तो मैं दुनिया में कहीं भी चले जाऊं, जो टाइम दिखाएगा वो भारत का टाइम दिखाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं वहीं का टाइम आ जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे वहां के नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं नेटवर्क से कनेक्ट करूंगा, एक आध मिनट के अंदर ये रीसेट होगा। अब उसी टाइम जोन में आ गया, वही दिखा रहा है। ये तो क्लियर है हम सबको, है ना? अब आ जाते हैं अपने ह्यूमन बॉडी पे। जब आप भारत से विदेश जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस जाते हैं जो कि बहुत दूर है, तो आपने गौर किया होगा कि काफी दिन तक आपको जेट लैग होता है। जेट लैग का मतलब समझते हैं? वेरी क्लियर, कि जब वहां पे दिन है तो यहाँ पे रात है। तो लेकिन हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसके बारे में शुरू में बात की थी, वो यहाँ के हिसाब से सेट है। इसका मतलब जब यहाँ पे दिन होगी तो वहां पे रात होगी। तो क्योंकि यहाँ पे दिन है तो आपको नींद नहीं आएगी, बिकॉज आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, वो फ्लाइट मोड में है, वो यहाँ के हिसाब से ट्यून्ड है। तो वहां रात भर आप जगे रहते हैं और दिन में बड़ी नींद आती है, और इसे बोलते हैं जेट लैग। और ये काफी दिन तक चलता रहता है, बहुत परेशान होते हैं उससे। कुछ लोग परमानेंटली बीमार भी पड़ जाते हैं, राइट? तो अब ऐसा क्यों होता है, क्या करना है? जिस तरह से आपको मोबाइल को वहां के टाइम जोन पे कनेक्ट करना पड़ा तभी जाके ये वहां का टाइम दिखाने लगा, ठीक उसी तरह से जब आप किसी दूसरे धरती में जाते हैं, अगली बार जब जाएंगे, यूएस जाएंगे, कनाडा जाएंगे, जहां भी जाएंगे, यूके जाएंगे, तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद बाहर जाइए, अपने जूते उतारिए और वहां की धरती को सीधा टच कीजिए। जैसे ही आपने वहां की जियो मैग्नेटिक फील्ड को टच किया, विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स आपके बॉडी में लिटरली, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो समझेंगे इस बात को, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करके 30 मिनट्स अगर टच करके रखा, आपके बॉडी की रीसेटिंग होगी जैसे इस मोबाइल की रीसेटिंग हुई थी। और उसके बाद उसी दिन से वहां पे रात को नींद आने लगेगी, राइट? इसे कहते हैं जीरो वोल्ट मेडिसिन, राइट? थैंक यू, थैंक यू। अब इसको हम अपने बीमारी में कैसे यूज करें, इसको जरा समझते हैं। जीरो वोल्ट मेडिसिन होता क्या है? जो लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं या इलेक्ट्रिशियंस हैं, वो और बेहतर समझा सकते हैं। जैसे ये सारे इक्विपमेंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके आसपास लगे हैं। ये सारे इक्विपमेंट जो प्लग इन होते हैं, उनमें तीसरा एक पिन होता है जिसे अर्थिंग बोलते हैं। अब अगर किसी से पूछो, हमारे घर में फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह अर्थिंग से भी जुड़े हैं सबके, आपके मेरे। अर्थिंग से क्यों जोड़ते हैं हम? इसके कई सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आयु बढ़ जाती है, इसलिए अर्थ से जोड़ देते हैं, है ना? तो इंसान का बॉडी जो है वो भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप से जब आपको चेक करता है, आपकी हार्ट बीट चेक करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही उसको पता चलता है। जब ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग ही उसे पता चलता है। अगर आपके नाक और मुंह कोई दबा दे तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में फिर भी आप 4 मिनट तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि इतना ऑक्सीजन बॉडी में होता ही है। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेल हो जाता है तो 1 सेकंड में आप मर जाएंगे, जिसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो आप समझिए कि आपके ऑक्सीजन या ब्रीदिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ अगर है तो आपकी इलेक्ट्रिकल फेलियर या इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारी बॉडी भी, फॉर दैट मैटर कोई भी एनिमल भी, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपने अपने या हमने अपने घर के सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को अर्थिंग से जोड़ा है, लेकिन खुद को नहीं जोड़ा है। जानवर की मैं बात कर रहा था, जानवर धरती पे रहते हैं, वो जूते नहीं पहनते।
इसीलिए कॉन्स्टेंटली धरती के टच में जब रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली ये वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली आप धरती से आपके बॉडी में फ्लो करती है, और जब कभी वॉल्केनो आने वाला होगा, अर्थक्वेक आने वाला होगा, तो उसकी तैयारी पहले से होती है, कई महीने पहले से अंदर कुछ धरती के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है जिससे ये आता है। जब ऐसा होता है तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग बॉडी में जाती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग एबनॉर्मल तरह से जाता है, जो कि आपको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन ला देगा जानवरों के कॉन्टेक्स्ट में। तो जानवर उस चीज को वहां से छोड़ के भागना चाहते हैं, तो इस तरह से उनको क्लू मिलता है कि ये जगह सेफ नहीं रहने के लिए। लेकिन इंसान जूते पहनता है, धरती से कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो इंसान को ये वाला जो सेंस है वो आ नहीं सकता है। तो आप जब भी किसी भी जगह जाते हैं तो वहां की जियोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ की जियोमैग्नेटिक फील्ड से अलग ही है, और जैसे ही वहां के धरती को आप टच करते हैं तो आपके बॉडी का जो सर्केडियन क्लॉक है वहां के हिसाब से रीसेट हो जाता है, जैसे कि आपका मोबाइल की रीसेट हो जाता है, राइट। तो याद रखिए कि हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो सबसे अच्छी पीक पे काम करती है जब हमारे बॉडी की वोल्टेज, जो वोल्ट मीटर से आप चेक कर सकते हैं, वो जीरो हो। राइट, पेड़ को टच करते ही आप वोल्ट मीटर चेक करेंगे तो आपका वोल्टेज जीरो आएगा विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, फिर जीरो ही रहेगा जब तक टच कर रखेंगे। तो जीरो वोल्ट पे हमारी इम्यूनिटी पीक पे चली जाती है, जिससे हमारे अंदर जो भी दिक्कतें हैं वो ठीक होने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि हमें रोज धरती से कनेक्ट होना पड़ेगा, इसका ये इंपॉर्टेंस है। तो धरती से जब कनेक्ट होंगे, मान लो एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, या आप ही को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एक दिन एक्सपेरिमेंटली आप बिल्कुल बाहर चले जाइए, जूते उतार के आप पैर रख दीजिए मिट्टी के वो घास में, पैर में बैठ जाइए, विद इन 30 मिनट्स आप, सिचुएशन बदली नहीं है, मामला वही है, लेकिन आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा धरती से जैसे ही आप टच होते हैं। जिस प्रकार आपने देखा एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, बहुत टैंट्रम कर रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत डिस्ट्रेस में है, और उसके दादा दादी और बाकी सारे लोग उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो चुप ही नहीं होना चाहता, खिलौना देके भी, कुछ भी देके, लेकिन जैसे ही वो माँ की गोद में आता है, न जाने कैसे 1 सेकंड के अंदर उसकी वो उसका जो दुख सारा गायब हो जाता है, नहीं हो जाता। ठीक उसी तरह से जैसे ही आप धरती माँ को टच करेंगे, आपको हैरानी होगी कि विद इन फ्यू मिनट्स आपका जो एंगर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, राइट। लेकिन ये कोई साइकोलॉजिकल नहीं बोल रहा, ये मेडिकली ऐसे काम करता है कि जब भी कभी आपके बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी फल सब्जी में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही डोनर है, एक ही सप्लायर है, वो है अर्थ। और जैसे ही आप अर्थ से टच करते हैं तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, तभी आपका वोल्टेज जीरो होता है। तो इलेक्ट्रॉन आने से बॉडी में जितने तरह के इन्फ्लेमेशन है, जितने भी तरह के दर्द हैं बॉडी में, उसका प्राइमरी कारण इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन तब तक रहेगा जब तक कि उसको ठीक करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ना मिले, और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कौन देता है? अर्थ, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि हर दिन धरती से कनेक्टेड रहना, जो लोग बहुत बीमार हैं, कितने घंटे? 10 घंटे। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो अभी हो सकता है सब कुछ बेच के हिमालय चले जाए, तो हो सकता है, लेकिन यहाँ ये हो सकता है कि 10 मिनट, आधे घंटे के लिए तो हम नंगे पैर चल ही सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं। लेकिन जिस तरह से हमारी बॉडी बनी है, एक दिन की हमारी रिक्वायरमेंट है कि 10 घंटे हम धरती के टच में रहें। वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, तो हम अपने हॉस्पिटल में ये करते हैं, आप अपने घर पे
तो दिन भर साइकिल चलाना है और रात को जहां तक पहुंचे वहीं का नियरेस्ट होटल में उनको रुकवा दिया जाता है, पहले से प्लान होता है, राइट। तो रात भर उनको वहीं सोना है। दिन भर जब साइकिल चला रहे हैं वो भी तेजी से, तो कई बार गिरते हैं, मोच आती है, और उनके लिए हीलिंग वाला टाइम वही वाला टाइम है जिस टाइम में वो रात को सो रहे हैं। तो उतने कम टाइम में तेजी से हीलिंग कैसे करें, तो वहां पे ये वाला प्रावधान कर दिया गया है और पहले से ही किया हुआ है कई सालों से, ताकि उनकी जो मोच आ गया है, उनको जो चोट लग गया है, वो रातों रात ठीक हो जाए, तभी अगले दिन इस लायक होंगे कि दोबारा साइकिल चला पाए, क्योंकि ये चैंपियनशिप कई दिनों का होता है। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपको, ये बताने के लिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं ये वेल एस्टेब्लिश साइंस है, और इस साइंस के डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो जो किताब है cure@0volt, ये किताब विश्वरूप.com/ebook में जाएंगे तो पूरे दुनिया भर के जो मेडिकल रेफरेंसेस हैं, जो सबूत हैं, वो सारे इसमें इकट्ठा है, उसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ के अगर आपको लग रहा है तो यू कैन स्टार्ट विद एटलीस्ट वन थिंग, कि कुछ भी ना करो, चलो आधे घंटे धरती के टच में रहो। वो कैसे कि भाई जब भी आप खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कभी भी, तो अगर आप फॉर्चुनेटली कि आपके पास बाहर गार्डन है तो वहीं बैठ के खाना खाएंगे, जूते उतार के, इस तरह कोई ना कोई जुगाड़ आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 5 मेडिसिन दिया, ये 5वां मेडिसिन जो है, हमारे जो राजेश गर्ग जी हैं यहाँ पे, आप ये जो एक मेडिसिन मैं आपके लिए लाया हूँ, अर्थ टेस्ट मेडिसिन, जो बेडशीट हम अपने हॉस्पिटल में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, एक मेडिसिन सर आपके लिए है। प्लीज आए स्टेज पे। थैंक यू सर। तो ये मैंने, ताकि इनका बहाना ना चले कि मैं कैसे बनाऊंगा ये सब, तो अब आप कभी भी इनके घर जाएंगे तो चेक कीजिएगा। हाँ, ये तो और अच्छा हो जाएगा, राइट। तो हम भी अपने हॉस्पिटल की सप्लाई इन्हीं से लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब जो मैंने बताई, अगला मैं 5 मिनट और लूँगा, राइट। वो कितना पावरफुल है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये 5 मेडिसिन, उनमें से एक मेडिसिन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड हीट एज मेडिसिन, राइट। जो हॉट वाटर इमर्शन है, हॉट वाटर इमर्शन इतना पावरफुल है, हमने तो अपनी आंखों से अपने हॉस्पिटल में देखा है कई बार, जिनके पैरालिसिस होते हैं वो पैरालिसिस ठीक हो जाते हैं सिर्फ एक चीज़ से, गर्म पानी से। तो आप मानिए ट्रीटमेंट किसे बोलेंगे? ट्रीटमेंट उसे बोलेंगे जो सेफेस्ट हो, जो फास्टेस्ट हो, जो इकोनॉमिकल हो, जो एविडेंस बेस्ड हो, वही ट्रीटमेंट है, वही मेडिसिन है, राइट। अगर ऐसी बात है तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वुल्मार रुडोल्फ, नाम याद रख लीजिएगा, वुल्मार रुडोल्फ, 1950-60s की बात है। एक ब्लैक अफ्रीकन, अमेरिकन अफ्रीकन, 12 साल की उम्र तक उसको पोलियो रहा। पोलियो में आपको जानते हैं पैरालिसिस होता है, एक पैर काम नहीं करता है, किसी के दोनों पैर काम नहीं करते। तो पोलियो रहा, और पोलियो की वजह से वो ब्रेसेस लगाती थी, और उन दिनों की बात है जब ब्लैक के लिए वाइट के पास, डॉक्टरों के पास जाके इलाज करना भी मना था, और वाइट में ही MBBS MD होते हैं, ब्लैक में तो देसी डॉक्टर्स होते हैं। तो किसी देसी डॉक्टर ने, जो उनकी बायोग्राफी उसमें लिखा है, उनकी मम्मी को बताया कि अगर बच्चे को, वुल्मार रुडोल्फ को 12 साल की उम्र में तक वो पैरालिसिस था, ठीक करना है तो सिर्फ एक काम करना, बच्चे के पैर को गर्म पानी में डालो, जो मैंने आज आपको बताया। और ऐसा ही किया 12 साल की उम्र से 20 साल की उम्र आते आते वुल्मार रुडोल्फ ने पूरे दुनिया में 3 ओलंपिक गोल्ड, सबसे तेज भागने का जीता, फास्टेस्ट। पैरा ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूं, ओलंपिक में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया दौड़ने में, राइट। तो एक छोटा सा उसका वीडियो वुल्मार रुडोल्फ का अभी आपको दिखाता हूं, जिससे आपको यकीन हो जाए, राइट। सो इसका साउंड नहीं ना, साउंड है इसका? तो ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन में, ये वुल्मार रुडोल्फ का है, और ये वही समय है 1950s 1960s की बात है। और ये 100 मीटर का जो फाइनल रेस है, जिसमें इनको गोल्ड मेडल मिला था, वो रेस देख रहे हैं। और ये वही लड़की है जिसको 12 साल तक तो पैरालिसिस था, और 20 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये वही क्लिप आप देख रहे हैं। तो 3 रिकॉर्ड बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3 ओलंपिक गोल्ड जीते वुल्मार रुडोल्फ का आप देख रहे हैं। तो ये कैसे ठीक हुआ? ये कोई इंजेक्शन से ठीक नहीं हुआ, कोई दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज़ से ठीक हुआ, दैट इज हीट एज मेडिसिन एंड ग्रेविटी एज मेडिसिन। पैरों को गर्म पानी में डुबोए रखना, जिससे ठीक हुआ। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए, राइट,
ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि ये जो 5 मेडिसिन है कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और ये कोई, आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू टेल यू दिस, ये तो सदियों से यूज हो रहा है। और इन्होंने जो एक इतिहास बनाया, ये इतिहास से कोई मिटा नहीं सकता, राइट? इतना ही बड़ा एग्जाम्पल है। और ऐसे हमने, बंद कर दो, ऐसे हमने पेशेंट्स को देखे हैं जिनको स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो जाता है या किसी और वजह से हो जाता है। तो जब ये ठीक हो सकती हैं, और ठीक सिर्फ ठीक नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, इसका मतलब ये कितना पावरफुल है इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप में से ही, आप ही की तरह कई सारे मेरे पेशेंट्स हैं या सिर्फ व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये सारी बात सुनी और घर में जुगाड़ करके ही अपनी डायलिसिस को ख़त्म कर लिया। जब ठीक हो गए तब उन्होंने हमें बताया कि आपकी मैंने किया और ठीक हो गया। तो हम बोलते हैं भाई वीडियो दिखाओ कैसे किया आपने। तो तब उन्होंने जो वीडियोस भेजे, हॉट वाटर इमर्शन का दूसरा वाला वीडियो, कपिल ज़रा बता देना, एट होम वाला। तो तब उन्होंने जो वीडियो भेजे कि किस तरह से भारत में देखा गया जुगाड़ से भी हम अपना इलाज कर सकते हैं, तो तब उन्होंने भेजा। और वही दिखाता हूँ कि जिनको लगता हम घर पे नहीं कर सकते, तो इन्होंने हॉट वाटर इमर्शन, पहले डायलिसिस के पेशेंट थे ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, घर में ही एक इंडस्ट्रियल ड्रम लिया, ऊपर से काटा। इन्होंने तो फ्रिज का दरवाज़ा उड़ा दिया और उसके अंदर गर्म पानी डाल दिया और राइट, और अपने डायलिसिस यहीं पे बैठ के कर रहे हैं आप। और इन्होंने अपने बाथरूम में एक दीवार लगा दी और गर्म पानी वहीं से आ रहा है, उसी में बैठ गए। हॉट वाटर इमर्शन, ये सारे किडनी पेशेंट हैं। ये अमरावती के एक इंजीनियर हैं, इन्होंने पोर्टेबल बना दिया, कहीं भी इसको ले जाओ, अंदर थर्मोस्टेट लगा दिया ताकि 40 डिग्री सेल्सियस में पानी अपने आप ही वहीं पे होल्ड हो जाए और गर्म और ठंडा ना हो, ऑटोमेटिक बना दिया। तो इन्होंने तो एक टीवी भी लगा दिया, 2 घंटा बोर ना हो इसलिए साथ में टीवी भी देखते रहेंगे। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। इनके घर में जगह नहीं था तो ये इलेक्ट्रिकल टूल तो हमसे खरीदा, लेकिन इन्होंने बाथटब सीमेंट का बनाया घर के बाहर, क्योंकि घर के अंदर जगह नहीं थी। और इस तरह से इन्होंने अपनी डायलिसिस छुड़ाई। इन्होंने सिंटेक्स का जो टैंक होता है ना छत पे, उस टैंक को आधा काट दिया और उस टैंक को काट के उसी को हॉट वाटर इमर्शन टैंक बना दिया। और इन्होंने तो सिंपली अमेजन से खरीद लिया और एक थर्मोस्टेट खरीदा और घर में जो गीजर होता है उससे कनेक्ट कर दिया। तो एक टाइम पे ये वो लोग हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने हॉट वाटर इमर्शन को यूज़ किया, ग्रेविटी एज मेडिसिन को यूज़ किया और साथ में अपना DIP डाइट एंड टाइम एज ए मेडिसिन को भी यूज़ किया। और इस तरह से इन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाया और बीच में कुर्सी भी लगा दी ताकि 1-2 घंटा बैठने में थकान ना हो। तो और ये बता भी रहे हैं किस तरह से समझा रहे हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने गड्ढा कर दिया बाहर, गड्ढा खोद के उसके अंदर ऊपर पॉलीथीन लगा दिया जो हीट रेजिस्टेंट पॉलीथीन है, और उसी से उन्होंने अपना हॉट वाटर, इन्होंने देखिए पॉलीथीन लिया, एक फ्रेम बनाया और फ्रेम के अंदर ही पानी गर्म करने के लिए एक के बजाय 2 गीजर लगा दिया, जैसा आप देख रहे हैं। और इस तरह इन्होंने, ये अजमेर का बच्चा है, हफ्ते में 2 डायलिसिस जाता था, अब वो डायलिसिस फ्री है। और ये इस तरह से सिंपल जुगाड़ करके इन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया डायलिसिस से बचने के लिए, किडनी को रिवर्स करने के लिए। तो बड़े बड़े दिखने वाले, बंद कर दो, बड़े बड़े दिखने वाले बीमारियां आसान तरीके से, सेफेस्ट तरीके से, फास्टेस्ट तरीके से, एविडेंस बेस्ड तरीके से ठीक हुआ जा सकता है, घर बैठे ही ठीक हुआ जा सकता है। उसके लिए ये जो आपने देखा 5 तरह की मेडिसिन है। इनमें से आज जब घर जाएंगे तो पहला 2 मेडिसिन जो है उसी से शुरू कीजिए, टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन। और 3 दिन का शर्त रखिए अपने साथ, 3 ही दिन करने हैं, राइट। 3 दिन में ही, मेरा ऐसा विश्वास है, बिकॉज हम तो देखते हैं हज़ारों पेशेंट को, 3 दिन में ही आप देखेंगे बहुत लाभ मिल जाएगा। और अगर मिलता है लाभ तो फिर तो करते रह सकते हैं। तो इसमें भी हमने DIP डाइट में प्रावधान रखा है, हम कहते हैं इसे चीटिंग डाइट। तो जरूर नहीं कि भाई 7 दिन कभी अगर कोई आउटिंग में गए, कभी डिनर में गए, किसी पार्टी में गए, तब ये टेक्निक्स को, तब इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो कई लोग ऐसे पूछते हैं हमारे इस तरह, आपके जो एक क्वेश्चन आता है, कई लोग बोलते हैं इतने सारे फ्रूट खाने हैं, कहीं मैं बाहर जाता हूँ, मैं तो आता ही हूँ 8 बजे के बाद रात को, टाइम एज मेडिसिन कैसे होगा, 10 बजे तो खाने का मन करता है, उससे पहले तो मन ही नहीं करता, भूख लग जाएगी तो क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, इतने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये तो महंगा हो जाएगा बड़ा,
राइट, ऐसे भी कई सारे लोग सवाल पूछते हैं। मेरा तो काम है ट्रैवल करना ज़्यादा, तो ट्रैवलिंग में कहाँ पॉसिबल है, ये सारे सवाल होते हैं ना लोगों के, राइट। मैं भी ट्रैवल करता हूँ, पिछले 20 साल से मेरा प्रोफेशन ट्रैवल का ही है, आज भी ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी भी दिक्कत नहीं हुई, एक बार भी दिक्कत नहीं हुई। मैं लगभग ये फॉलो कर लेता हूँ आसानी से, राइट। क्यों दिक्कत नहीं हुई, कैसे दिक्कत नहीं हुई? वो ऐसे, कभी आपने देखा किसी शराबी को कंप्लेन करते हुए? दुनिया में वो कहीं जाए, शराब उसको मिल ही जाएगी, शराबी पीने को भी मिल जाएगा, राइट। कभी वो नहीं बोलेगा यार इतना दूर है कौन लाने जाएगा, इतना महंगा है कौन करेगा, यार ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो थक गया। वो कहीं भी जाएगा अपना जुगाड़ कर ही लेगा, पूरे शिद्दत से लगा रहता है, पूरी सिंसेरिटी से कर ही लेता है। तो बात एटीट्यूड की है। अगर आप एटीट्यूड रखते हैं शराबी की तरह, तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। मैं कहीं भी ट्रेवल करता हूँ, एक चाकू और एक छीलने के लिए पीलर वो अपने चेक इन लगेज में रख ही देता हूँ। और जब एयरपोर्ट से होटल जाता हूँ तो रास्ते में सब्जी बाजार, फल बाजार वो आता ही है, नहीं आता थोड़ा घुमा लेंगे, आ ही जाएगा। और मुझे पता है 7 दिन के लिए रहना, तो हर दिन मैं 1 किलो फल खाऊंगा तो 7 किलो फल हो गए, क्योंकि 1 किलो को जब छीलते हैं तो 700 ग्राम फ्रूट्स बनते हैं। और चलो भाई 60-70% मैं ये फॉलो करूँगा, 20-30% जो वैसे कुछ मिल जाता है वो खा लूँगा। तो एक फॉर्मेट बनाया हुआ मैंने अपने लिए, और वो आराम से फॉलो होता है। तो ऑल इज अबाउट द एटीट्यूड की, कि आपका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड जब होगा ठीक, 100% चाहे नहीं फॉलो कर पाए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 60-70% तो फॉलो कर पाएंगे, उतने में ही रिजल्ट दिख जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज बताया वो आपके किसी काम आएगा, और इसी के साथ जो मैं बताना चाहता था वो खत्म हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हाँ जी, डॉक्टर साहब कितने क्वेश्चंस के लिए हम लोग वी कैन इनवाइट द पर्सन्स फॉर? हाँ, वी चेक योर शेड्यूल प्लीज। हाँ, वी हैव द ओनली 15 मिनट्स विद अवेलेबल विद अस। तो सिर्फ प्लीज लिख के दीजिए। देखिए ऐसे बात नहीं बन पाएगी, प्लीज लिख के दे दीजिए। एक बार लिख के दे दीजिए। ये किसका है? सुरेश कुमार जी का। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड में है। प्लीज गिव अस अ स्मॉल थिंग्स, वी डोंट हैव द टाइम, हाँ प्लीज एक ही चीज लिख के दीजिए प्लीज। हाँ जी प्लीज, आगे ना आए प्लीज। हमारे वॉलंटियर्स सब जगह अवेलेबल है, प्लीज मैं उधर से ले लेता हूँ। प्लीज खोल के दीजिए प्लीज। बस कोचर साहब आ जाओ ना, आओ प्लीज। बात कर रहे थे ना, देखिए केवल 20 मिनट का, जिसे बाथरूम जाना चले जाएं। अब वो संजय जी को दे दो, संजय जी को। बैठो भाई, ये कैमरे के आगे से हट जाएंगे प्लीज, प्लीज। अरे आप एक तो क्वेश्चन, संजय जी आप एक क्वेश्चन तो शुरू, चलो मैं ही पूछना शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब एक व्हाट्सएप आया है कि सारी बीमारी का इलाज आपने बताया, लेकिन ये एंजाइटी और डिप्रेशन में जो बच्चे जा रहे हैं अभी और हमारे तो बुजुर्ग भी जा रहे हैं, ये कंप्लेंट और फीडबैक लेटर है। उसका क्या इलाज है? तो वो बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हैं, नहीं वो पॉसिबल नहीं है। एंजाइटी और डिप्रेशन, प्लीज। आई एम नॉट आस्किंग। ये सवाल देखिए, अच्छा सर ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपके हाथ में जितने सवाल है ना, इतने को हम एकोमोडेट कर लेते हैं। इनमें होगा क्या कि बहुत लोगों के सवाल इसी में होंगे। हाँ, अभी प्लीज सब लोग बैठ जाएं, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, उनका एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि इसमें बहुत से क्वेश्चंस कॉमन होंगे। आपको इतने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। हाँ देखिए अब नंबर वगैरह सब दे देंगे अभी हम दे देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब डिटेल सबको दे देंगे। प्लीज अभी सब लोग बैठ जाएं प्लीज। हाँ
अभी कभी अभी 5 मिनट रुकिए प्लीज, बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपको इसी में मिल जाएंगे प्लीज। जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली डॉक्टर साहब विल प्रिसाइजली। अब हम क्वेश्चन और कलेक्ट नहीं करेंगे, आंसर शुरू करते हैं। अगर टाइम हो गया, ये खत्म हो गया तो तब दीजिएगा। ओके, नाउ प्लीज बी सीटेड। पहला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने कवर किया भी नहीं, आपने सही बोला, उसको कवर कर लेता हूं अब। और हम इकट्ठा नहीं करने वाले। प्लीज बैठ जाए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज बैठ जाए प्लीज प्लीज। देखिए, जो सवाल अभी आपने पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जवाब महत्वपूर्ण है। सवाल ये कि आजकल जो बच्चे या फॉर दैट मैटर कोई भी डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाते हैं तो क्यों जाते हैं और क्या करना पड़ेगा, ये साइंस को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिकली ये है कि दिन में, जैसे ये दिन है, दिन में ब्राइट लाइट एक्सपोजर अबाउट 10,000 लक्स ऑफ लाइट। लक्स मतलब लाइट की ब्राइटनेस की यूनिट को बोलते हैं। जैसे ये लाइट जब भी है ना इस कमरे में, इस लाइट को अगर लक्स मीटर से मेजर करेंगे, लक्स मीटर का ऐप आता है, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, कभी करके देखिएगा। तो यहाँ पे जो लाइट आप देख रहे हैं इस कमरे में करीब 700 लक्स ऑफ लाइट होगा या 1000 होगा, जबकि दिन में हमारे आंखों को जो चाहिए वो 10,000 लक्स ऑफ लाइट होगा, इससे कई गुना ज़्यादा। वो कैसे मिलेगा? जैसे ही आप खिड़की के पास जाके बैठेंगे तो उतना लाइट आपके आंखों में मिलेगा। दिन में ब्राइटनेस, सूर्यास्त के बाद डार्कनेस। हम इसका उल्टा करते हैं, आजकल के यंगस्टर ज़्यादा उल्टा करते हैं। रात को नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, है ना, तो रात को आप मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आंखों में जो लाइट पड़ रहा है वो रात को ज़्यादा पड़ रहा है और दिन में डिम लाइट में रह रहे हैं। आप किसी भी इंसान को, हंसते खेलते इंसान को डिप्रेशन में डालना चाहते हैं तो ये ट्रिक कर सकते हैं। दिन में उनको अंधेरे पे रखिए, डार्कनेस में रखिए, और रात में बहुत सारा ब्राइटनेस दे दीजिए, तो इट विल टेक 3-4 days टू फील डल, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि लाइट जब मैं लाइट बोल रहा हूँ तो आँखों से लाइट ब्रेन में जाती है, लेकिन जो लोग ब्लाइंड होते हैं या हम सब के लिए भी, हमारे स्किन से भी लाइट है या डे है वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। उसके आधार पे बॉडी ये तय करती है दिन है तो कौन कौन से हार्मोन कितने पोर्शन में रिलीज करना है ताकि हमारे वेलबींग मेंटेन रहे। लेकिन अभी जिस तरह का लाइट है, मेरा बॉडी को कंफ्यूज हो रहा है कि दिन है कि रात है। मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा आधी रात को अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत नींद में है, लेकिन पेशाब का प्रेशर इतना है कि नींद के बावजूद भी उठ के जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, राइट, जो कि एक डिस्टर्बेंस लगता है, डिस्ट्रैक्शन लगता है फटाफट पेशाब करके आके दोबारा सो जाना है। लेकिन आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब तक पेशाब करके वापस आते हैं आपकी नींद उड़ जाती है, फिर आप लौटते रहते हैं, नींद आती ही नहीं है और घंटों घंटों लौटते रहते हैं। होता है क्यों होता है? अब इसको जो मैं बोल रहा हूँ उससे रिलेट कीजिए। जब आप टॉयलेट में गए, जैसे ही अपने टॉयलेट का लाइट ऑन किया, वो ब्राइट लाइट जैसी आंखों को पड़ी, बॉडी ने इंटरप्रेट किया डे आ गया, दिन के हार्मोन रिलीज कर दो, अलर्टनेस वाले हार्मोन रिलीज कर दो, नींद वाले हार्मोन को रोक दो, तो आपका दिमाग अलर्ट हो गया, अब आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए आप गौर कीजिए, आज से 30 साल 40 साल पहले बचपन में याद कीजिए कि घरों में जो टॉयलेट में 0 वॉट का लाइट लगता था, है ना, आपको छोटा लाइट, राइट, सिर्फ उतना जितने से काफ़ी है टॉयलेट के टैप वगैरह दिख जाने के लिए, उतना ही, राइट। तो लेकिन अब तो टॉयलेट में ब्राइट, सबसे ब्राइट लाइट, लोगों को लिपस्टिक वगैरह लगाना होगा, राइट, तो अच्छी तरह दिखना चाहिए, है ना, वो मकसद है। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जो आपके सवाल का जवाब है उसके 2 ही स्टेप हैं। स्टेप 1 कि ब्राइट लाइट में के एक्सपोजर बॉडी को चाहिए होती है इन द डे टिल द सनसेट, एंड डार्कनेस चाहिए होती है नाइट को। लेकिन वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में, नेटफ्लिक्स के ज़माने में, जोमेटो के ज़माने में ये सारे रूल्स ब्रेक होते जा रहे हैं, राइट। ये पहली बात है। दूसरी बात मैंने ऑलरेडी बता दिया था, 5वीं दवा 0 वोल्ट मेडिसिन। हम ये करते आए हैं, जिनको अपनी डिप्रेशन की दवाई छुड़ानी है उनको हम बोलते हैं कि मान लो एक दिन दवाई नहीं खाओगे और आपको डिप्रेशन में आराम भी चाहिए, तो आधे घंटे आप नंगे पैर ज़मीन में टच करते बैठ जाओ, दिन भर में, रात भर में, कभी भी। हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स इन टच विद द अर्थ इज इक्वल टू 1 टैबलेट ऑफ डिप्रेशन, राइट। डिप्रेशन दवा खत्म हो गई तो क्या करेंगे? इस तरह से हम करते हैं और ये असर करता है। तो ये 2 चीज़ें अगर कर लेंगे, कर पाते हैं तो फिर डिप्रेशन से बचा जा सकता है। लेकिन ये 2 चीज़ों का पिछले 4 साल में हमने देखा इसका उल्टा ही हो रहा है। जब से लॉकडाउन लगा सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। दिन और रात
में हमने फ़र्क नहीं किया। वर्क फ्रॉम होम है तो कभी भी जोमेटो आके खा भी कभी भी सकते हैं, नेटफ्लिक्स आके तो मूवी भी कभी देख सकते हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले तो सिनेमा हॉल में जाना है, वो सिनेमा हॉल का एक पर्टिकुलर टाइम था तभी जाना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल में अभी इतने बदलाव क्यों आए? बिकॉज अब फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, राइट। लेकिन हमें याद दिलाना पड़ेगा कि भाई हमारा जो बॉडी है वो तब का बना हुआ है, आज से 3 लाख साल पहले का, राइट। उस बॉडी, और जबकि ये जो लाइट है, लाइट इस धरती में ये कब से आया है? 100 साल पहले तो आया है। आज से 100 साल पहले लाइट का मतलब सिर्फ सनलाइट हुआ करता था। अधिक से अधिक वो जो मशाल वगैरह होंगे, हेरिकेन होगा या फिर मोमबत्ती होगी, लेकिन उसकी लाइट तो बड़ी डल थी ना। इंसानियत ने लाइट को अपने कब्जे में सिर्फ 100 साल से ही तो किया, राइट। और वो भी पिछले कुछ सालों से, आधी रात तक भी लाइट का एक्सपोजर ये पिछले कुछ साल से ही हुआ है, राइट। जितना आप उससे डिविएट होंगे उतने आपकी बॉडी में इस तरह के डिप्रेशन के ज़्यादा केसेस आएंगे। आप गौर करेंगे, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनको दिन में डार्कनेस में रहना बड़ा अच्छा लगता है और रात को सब लाइट ऑन करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि तब वो डिप्रेशन में अच्छी तरह रह पाते हैं। उनको बोलो कि दिन में लाइट ऑन कर दो, पर्दा हटा देते, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वो मना करेगा, वो रोकेगा आपको, बिकॉज वो डिप्रेशन में रहना चाहता है, उसे अच्छा लगने लगा। उन लोगों को डिप्रेशन में रहना अच्छा लगने लगता, समझिए इस बात को, राइट। और कोई अगर उसे ठीक करना चाहेगा तो उसे बुरा लगने लगता है, उस चीज़ की आदत पड़ गई, उस चीज़ की लत पड़ गई। डिप्रेशन भी एक तरह का लत है, क्योंकि जब इंसान को पता है कि मैं डिप्रेशन में, सबको पता है, तो उसको ये भी पता है कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यार ये तो डिप्रेस खुद ही है, तो आप उनसे कोई उम्मीद ही नहीं करेंगे, राइट। तो वो कंफर्टेबल जोन में हो जाते हैं। तो खैर, आई थिंक दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपके और सवाल ले लिए जाए। अच्छा, ये एक सवाल है, माई डॉटर 7 मंथ प्रेग्नेंट है, किसी का सवाल है? यस, 7 महीने की प्रेग्नेंट। हाँ हाँ, दे सकते हैं, उससे फ़ायदा होगा। देखिए, उसमें आप 3 चीज़ तो जोड़ ही दीजिए इमीडिएटली, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट मेडिसिन, 0 वोल्ट बेड से जैसे बताया, ये तीनों चीज़ जोड़ दीजिए। इन तीनों चीज़ों से ही फर्क पड़ जाएगा, राइट। इस तीनों चीज़ फॉर 6 मंथ्स इफ यू कैन डू इट, दैट विल मेक लॉट ऑफ चेंजेस। हाँ, कर सकते हैं, 14 ईयर्स में कर सकते हैं। देखिए, एक सवाल आया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है कोई पेशेंट? आपका सवाल है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे, समझिए इसको, बैठिए प्लीज। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून मतलब कि हमारी इम्यूनिटी हमें ही अटैक कर रही है और हमारे मसल्स को, मसल बॉडी बना रहा है, हमारी इम्यूनिटी उसे खत्म करती जा रही है। तो रिजल्ट क्या है कि मसल नए नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो जा रहे हैं। तो हमारे सारे जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे वो खत्म होते हैं और नए मसल आते रहते हैं, इसलिए हम चल फिर पाते हैं। लेकिन एक समय आएगा कि हमारे पुराने मसल तो खत्म होने और नए मसल नहीं आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ऐसे में उस पेशेंट का क्या होगा, धीरे धीरे पहले तो पैर काम करना बंद कर देगा, फिर उसके हाथ काम करने बंद कर देंगे, फिर बॉडी मूवमेंट वो लाचार हो जाएगा, बेड पे आ जाएगा। तो अब आपका सवाल तो है कि इसमें करना क्या है। हम क्या करते हैं, आपको क्या करना है, ऑटो इम्यून को स्विच ऑफ करना है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटिज्म ऑटोइम्यून डिजीज है, डायबिटीज टाइप 1 ऑटोइम्यून डिजीज है, राइट। सारे ऑटोइम्यून डिजीज का एक ही सोल्यूशन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज है। तो जितने सारी बीमारियों के नाम मैंने बताए या ऑटोइम्यून के संबंध में जो आते हैं, उनको यही करना है कि ऑटो इम्यून के ट्रिगर को स्विच ऑफ करना है। इपिलेप्सी कई तरह के होते हैं जो ऑटो इम्यून होते हैं, तो इसमें आपको ऑटो इम्यून का बॉडी का जो है उसको स्विच ऑफ करना है। कैसे स्विच ऑफ करना है, तो जिन चीज़ों से आमतौर पे इंसानियत को का ऑटो इम्यून ट्रिगर होता है कुछ लोगों में, उनको हटाना पड़ेगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनमें नंबर 1 आता है ऑल काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन कहाँ से आएगा, सिर्फ एनिमल फूड से आ सकता है ना, या डेयरी प्रोडक्ट से आ सकता है, और तो कहीं से आ नहीं सकता। तो डेयरी प्रोडक्ट और एनिमल प्रोटीन, तो डेयरी प्रोडक्ट और एनिमल फूड तो हमने वैसे भी DIP डाइट मना किया हुआ है, तो DIP डाइट में आ जाना है। यानी कि दूसरी चीज जो ऑटोइम्यून को स्विच ऑन करती है कुछ लोगों में, वो है ऑल काइंड ऑफ ग्रेन्स, जैसे गेहूं है, जैसे अनाज हर तरह का, गेहूं है, चावल है, या फिर
मिलेट्स हैं, मैं ये नहीं बोल रहा ये कोई खराब फूड है, कुछ लोगों में ऑटोइम्यून ट्रिगर कर देगी, तो उनके लिए वो ठीक नहीं है। तो ऑल काइंड ऑफ ग्रेन्स को भी हटाना पड़ेगा। लेकिन ऑल काइंड ऑफ ग्रेन हटाएंगे तो हम रोटी कैसे खाएंगे? तो 0 ग्रेन आटा का रोटी हम बना सकते हैं, हम अपने हॉस्पिटल में या घर पे भी हम बनाते हैं कभी कभी। उसकी रेसिपी मैं आपको भिजवा दूंगा और वो रेसिपीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। 0 ग्रेन आटा रोटी खानी है आपको, लेकिन गेहूं नहीं लेना है, अनाज नहीं लेना है, ये दूसरा, राइट। तो ऑटो इम्यून को ट्रिगर करने की तीसरी चीज़ है ऑल काइंड ऑफ रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, वो भी DIPD ने मना किया हुआ है। जब ये तीनों चीज़ों को आप हटा देंगे तो आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे उसका, अगर ऑटोइम्यून स्विच ऑफ हो जाता है तो उसके जो डीजेनरेटिव कंडीशन था वो रिवाइव करने लगता, हमने देखा है। उसके आपको कैसे पता चलेगा? उसकी मसल की ताकत वापस आने लगेगी, दोबारा जो चल नहीं पाता चलने लगेगा। उसके सिम्टम को देख के, सिर्फ उसके सिम्टम को देखना है, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप वो खड़ा हो पा रहा है तो यानी कि ठीक हो रहा है। डॉक्टर जो भी टेस्ट बोलेंगे दैट कैन बी मिसलीडिंग, लेकिन मेन टेस्ट क्या है? वो चल पा रहा है कि नहीं, वो सारे काम कर पा रहा है कि नहीं जो पहले भी करता था, राइट। तो ये हमें देखना है। अभी क्वेश्चन काफी सारे हैं सर। सेम इट विल बी सेम। एक और बात जोड़ देता हूं इसमें, जो ऑटोइम्यून है वो हर एक इंसान को किसी न किसी अलग चीज से भी हो सकती है। जैसे मेरे केस में ऑटोइम्यून हूं मैं बैगन खाने से। अगर आप मुझे भी बैगन खिला देंगे तो मेरे होंठ फूल जाएंगे, आंखों से आंसू आने लगेगा, खुजली होने लगेगी, लाल पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बैगन से आपको भी हो जाएगा, दैट इज आई एम स्पेसिफिक टू दैट। तो मुझे काफ़ी समय बाद पता चला कि मैंने गौर किया कि जब भी मैं ये खाता हूँ तो उसके तुरंत बाद होता, तो मैंने उस दिन से उसको छोड़ दिया। एक पर्टिकुलर इंसान में आपको भी देखें, जो चीज़ें ज़रूर करते हैं उनका तो नाम ले लिया, लेकिन इसके अलावा भी कोई और चीज़ तो नहीं है वो ट्रिगर करती है, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। उसमें नज़र रखने के लिए हिट एंड ट्रायल होता है इसमें कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, राइट। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि जिन चीज़ों से ऑटो इम्यून उसका ट्रिगर होता है उनको स्विच ऑफ कर दो। उनमें मेन चीज़ों का नाम मैंने बता दिया, उसके अलावा भी क्या पता मेरी तरह अगर कोई है तो कुछ और भी चीज़ों से ट्रिगर हो रहा है तो उसको भी हटाना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन टैकल एंड क्योर द ऑटोइम्यून डिजीज। I will not take your question, already I am having question in hand, right? Insulin unit, can DIP diet help without changing the eating habit? देखिए ये तो मैंने बता दिया था कि जैसे ही आप DIP डाइट पे रहेंगे एंड टाइम एज मेडिसिन पे रहेंगे, हमने देखा कि पहले 3 दिन के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट का 40 to 60% इंसुलिन कम करना मजबूरी हो जाती है। अगर आप 60 यूनिट इंसुलिन लेते थे तो 40 यूनिट तक आप तीसरे दिन तक पहुंच जाएंगे। 40 यूनिट में भी आपका ब्लड शुगर वहीं रहेगा जितना 100 यूनिट पे रहता है। लेकिन आप लेते रहेंगे DIP डाइट एंड टाइम एज मेडिसिन, तो धीरे धीरे टाइप 2